जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी डेली अकेडमी पर। साथियों, आप लोग को मिल चुकी होगी खुशखबरी, आपका एग्जाम किस तारीख को है और किस जगह पे है। तो अगर ये सारी जानकारी आपको मिल गई है तो चलिए, जो कुछ दिन शेष बचे हैं उसके लिए हम लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से शुरू करते हैं। तो आज आपका यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। 5 तक आपको मिल गए हैं और इस पेपर को ऐसे डिजाइन किया गया है, इस क्लास को, कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर दे के आइएगा, आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेंगे। इस लेवल के प्रश्न रहेंगे और सेट में अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, इजी भी हैं, हार्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं। ठीक है, चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। लिखा है आपके सामने पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का सलूशन दीजिए। कैसे लिखा है? लिखा है एक मेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मेरे भाई, यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हुई है और क्या है, क्रय मूल्य का 130% है। अब आप जानते हो इसी से भी रेशियो बना सकते हो, सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए। अब सीपी हमारा 100% होता है और ये 100 का 130% निकालोगे तो 130 ही आएगा, यानी 100 अनुपाते 130। क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया, विक्रय मूल्य हमारा 130 रुपये हो गया। तो ये 100 का खरीद के लाए और 130 रुपये में बेच दिए, तो मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही? लाभ हो रहा। कितने का लाभ हुआ? लाभ हमें हुआ 30 का। कितने का लाभ हुआ मेरे भाई? 30 का लाभ हुआ। और ये परसेंटेज में पूछा है, तो 100 पर जितना भी परसेंट निकालोगे जितना लाभ होगा हमारा वही होता है। तो कितने का लाभ हुआ था? 30 का। तो ऑप्शन नंबर सी, बी सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 30%। और कैसे आ गया, चलो इसको भी देख लो। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपान सीपी। ठीक है, जिसको नहीं पता है लिख लीजिएगा। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज चाहे लॉस परसेंटेज पूछे तो कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, आप नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि कंपेयर हम हमेशा किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। और जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो यहाँ से 30 का प्रॉफिट हुआ, 30/100 गुणे परसेंटेज में चेंज करना तो 100% से क्या करेंगे? गुणा। ये 100 से 100 कट गया, आया कितना? 30%। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ से बेसिक देख के लगा सकते हो। तो चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चलो आगे लिखा है अगला प्रश्न। एक पेन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। पेन को 30 रुपए की छूट देकर 230 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आ जाओ मेरे बच्चा, मेरे भाई, देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे। चलो आ जाओ, इस प्रश्न को लगाते हैं, कैसे लगेगा ये प्रश्न आपका, ध्यान से देखिएगा। देखो, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे तगड़े वाले कराएंगे, पेपर में आने वाले कराएंगे और पेपर में आपको छपे हुए मिलेंगे। चलो देखो, आप रेशियो बना लो तीनों का। किसका किसका? अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लो मेरे भाई? अनुपात बना लो। बना लिया। किसी भी वस्तु का जब जब कभी भी आपको प्रश्न में तीनों मूल्यों की बात हो जाए, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तीनों की बात हो जाए, तो वहां पे प्रश्न में क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% लेके चलना। 100% ले लिया। अब कहा कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक। अंकित मूल्य जानते हैं ना, जो लिखा हुआ मूल्य होता, तो 30% ज्यादा लिखा है, यानी 130 लिख दिया। कितना लिख दिया? 130% लिख दिया। ठीक है, अनुपात में है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो। ठीक है, अब एक जीरो से आप एक जीरो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 10:13। कितना आ गया? 10:13। अब आ जाओ प्रश्न में और क्या कहा है? रुपए में छूट दिया है। छूट तो अंकित मूल्य पर ही मिलती है। जब 30 रुपए की छूट दिया तो सामान को हमने 230 में बेचा। जैसे हम कहें ये शर्ट है मेरी, हम खरीदने गए दुकान पे, दुकानदार ने हमको कहा ला भैया
ये 230 रुपया का शर्ट परत यह है और हम आपका 30 रुपया कम कर दिए हैं। क्या कर दिए? 30 रुपया कम कर दिए, यानी इस शर्ट पर कितना दाम लिखा होगा? 260 रुपये। यहाँ से अब इसको आप लगा लो, इसका विक्रय मूल्य दिया गया था 230 रुपये और इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 260 रुपये। कितना आ जाएगा? 60 रुपये, क्योंकि इसमें छूट को, विक्रय मूल्य में छूट को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ये 13 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? 13 की वैल्यू 260, तो 1 की वैल्यू 20 रुपये आ गई। 1 की वैल्यू 20 रुपये। तो क्रय मूल्य की वैल्यू पूछा है तो 20 से गुणा कर दो भैया, तो 20 दहम्मा 200 रुपये हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 200 रुपये हो गया। कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। ठीक है, 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया और 230 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से आप बताओगे मेरे मित्र लोग कि आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 200 का खरीदे, 230 का बेचे, प्रॉफिट हुआ है कितने का? 30 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है? 200 पर हुआ है, अभी बताए थे, इंटू 100। 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो 15, 2 15 दूना 30, तो 15% का क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। 15% का क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। और ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए सर, अगला प्रश्न लिखा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा है, प्रमोद एक दीवार को 12 घंटे में लाल रंग से रंग सकता है, जबकि सुनील उसी दीवार को 16 घंटे में सफेद पूरा कर सकता है। तो दोनों उस दीवार पर काम करना शुरू कर देते हैं जब वह दीवार केवल सीमेंटेड थी, मतलब प्लास्टर थी, कलर करना था, और वे हर 1 घंटे बारी बारी से काम करते हैं। तो बताएं दीवार कितने घंटे में पूरी तरह से लाल हो जाएगी? पहले आपको वर्क एंड टाइम में एक ही चीज़ बताए हैं, जब समय पता हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, समय से आप पहले एलसीएम लेकर उसका क्या निकाल लीजिएगा? वर्क यानी काम निकाल लीजिएगा। 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 48 होगा। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। ये मान लेते हैं यही इतना काम है। अब दीवार रंग रहे थे तो इसको हम मान लेते हैं कि 48 मीटर की दीवार थी जिसको रंगना था। 48 मीटर रंगने में प्रमोद को 12 घंटे लग रहे थे, तो ये 1 घंटे में कई मीटर दीवार रंग रहा होगा? आप तुरंत बता दोगे कि सर 4 मीटर रंग रहा होगा। 4 मीटर। 1 घंटे में कितना रंगा? 4 मीटर। इसी तरह से सुनील 16 घंटे में 48 मीटर रंगता, अगर अकेले करता तो ये 1 घंटे में कितना रंगेगा? 3 मीटर सफ़ेद करेगा। ये लाल कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे? सफ़ेद कर रहे थे। ये जो 4 और 3 आया, ये इनकी क्या आई? क्षमता आई, क्योंकि क्षमता एक दिन 1 घंटे में हम जितना काम कर सकते हैं वही हमारी क्या होती है? क्षमता होती है। एकांक समय में आप जितना भी काम कर लोगे वही आपकी क्षमता होगी। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खा सकते हो तो वो आपकी क्षमता है। एक दिन में आप 10 अंडे खा सकते हो तो वो आपकी क्षमता है। एक दिन में आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो वो आपकी क्षमता है। एक दिन में हम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो हमारी क्षमता है। ठीक है, ये चीज़ें। अब आ जाइए इस प्रश्न की तरफ। अब इसके बारी बारी वाले कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। देखिए सुनिएगा, कितने मीटर की दीवार थी? 48 मीटर की दीवार थी, और इस दीवार को क्या करना है? लाल करना है। अब लाल करना है तो यानी प्रमोद से काम करवाना पड़ेगा ज़्यादा। अब सुनो, जैसे ही हमारी 48 मीटर की दीवार हो गई, प्रमोद आए 1 घंटा काम किए केवल, क्योंकि कहा है हर 1 घंटे बारी बारी से 1 घंटे काम करते हैं, केवल 1 घंटे काम किए। तो प्रमोद 1 घंटे में कितना मीटर दीवार लाल किए? 4 मीटर। 4 मीटर कर दिए, फिर चले गए। 1 घंटे में प्रमोद ने कितने मीटर दीवार लाल की? 4 मीटर। ठीक है, अब अगले घंटे तुरंत सुनील आ गए। सुनील आए तो ये जो लाल दीवार थी ये भी काम शुरू करेंगे। जो लाल थी इसमें से कुछ को सफेद कर दिया, और 1 घंटे में कितना करते हैं? 3 करते हैं कि नहीं करते? 1 घंटे में कितना करते हैं? 3 करते हैं। तो सुनील भी 1 घंटे काम किए, 1 घंटे काम किए और 3 मीटर को क्या कर दिए? ये लाल किए थे और ये क्या कर दिए? सफेद कर दिए। अब बताओ समय कितना देर हो गया? 2 घंटे हुआ। 2 घंटे हुआ और हमारी दीवार कितना लाल हुई है? कितना लाल हुई है?
4 मीटर पहले हुई थी, 3 सफेद हो गई, तो बची कितनी? 1 मीटर दीवार अभी भी क्या बची है? लाल हुई बची है। इसी तरह से हर 2 घंटे में 1 मीटर दीवार हमारी क्या होगी? लाल होगी। तो कितना करना है? 48। 48 का आपको कुछ लोग कहेंगे 2 से गुणा कर दे, 96 हो जाएगा। आंसर आ गया 48 दूना 96 घंटे। यहीं पे आप थम जाइए, गलत हो जाओगे, क्योंकि जब कभी भी काम पूरा हो जाएगा तो दूसरा उसको करने थोड़ी ना आएगा। तो लाल करना था, यानी पहले 4 मीटर को आप क्या कर दीजिएगा? टोटल काम में से लाल वाले की घटा दीजिएगा। बची कितनी? 44 मीटर में ये सब एक बार आएंगे, एक बार जाएंगे। 44 मीटर काम करने में ये दोनों आते जाते रहेंगे। तो अब देखो 2 घंटे में 1 मीटर लाल हुआ, तो 44 मीटर लाल करने के लिए 44 से इधर गुणा और 44 से इधर गुणा कर दो, यानी कितने घंटे? 88 घंटे में 44 मीटर लाल हुई है दीवार। कितनी हुई? लाल हुई है। अब अगली बार प्रमोद आएगा, वो 4 मीटर और लाल करेगा, 1 घंटे का समय लेगा, चला जाएगा, 48 मीटर लाल हो गई पूरी की पूरी दीवार। और यहाँ पे कितना समय लग गया? 89 घंटे लग गया। 89 घंटे लग गए, 89 आवर्स लग गए, और 48 मीटर पूरी की पूरी दीवार क्या हो गई? लाल हो गई। तो इस दीवार को लाल करने में कितना समय लगा? 89 आवर्स लगे। समझ गए? ये वही वाला प्रश्न है आपका। बचपन में जैसे आप घर घरौंदा खेलते थे, 2 लोग खेलते थे, एक बनाता था तो दूसरा क्या कर देता था? खेल देता था, ठीक है। और नहीं तो बंदर वाला, बंदर 3 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर नीचे खसा खाया, तो एक छलांग में 1 मीटर ही तो गया ऊपर, या 1 सेकंड में 1 मीटर गया, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट था, उसी पे था, वर्क एंड टाइम में था। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लिए, काम निकाल लिए। तो सफेद हो रहा था, जो लाल कर रहा था उसकी क्षमता को क्या कर दिया? पहले घटा दिए, 44 मीटर बचा। इसी में ये बदलते रहेंगे, एक बार तो 2 घंटे में 1 मीटर, तो 44 मीटर होने में 44 दूना 88 घंटे लग गया। और फिर अगली बार 4 मीटर और लाल कर देंगे, दीवार का काम हो जाएगा फाइनल। जब काम फाइनल हो गया तो दूसरा व्यक्ति काम करने नहीं आएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। चलिएगा, चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है, यदि x1 और x2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो x1 और x2 के मासा और लासा का गुणनफल क्या होगा? देखो आपको बताए थे कभी भी अभाज्य के बारे में, अभाज्य संख्या का मासा हमेशा क्या होगा? 1 होगा, और उनका लासा उनका गुणनफल होता है। संख्या का गुणनफल ही उनका क्या होता है? लासा होता है, ठीक है। जैसे 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका मासा पूछे तो 1 होगा, और लासा अगर पूछे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में कहा है तो 2 संख्याएं थी x1 और x2, तो इसका मासा कितना आ जाएगा हमारा? x1 और x2 का मासा हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसका x1 और x2 का लासा ही पूछेगा तो कितना आ जाएगा? x1 इंटू x2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा कि इनका गुणनफल, तो लासा गुणे मासा, तो लासा हमारा x1 इंटू x2 और मासा हमारा 1 है। गुणा कर दो तो वही तो आ जाएगा। जब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, x1 इंटू x2, ठीक है। ठीक है, समझ गए साथी? चलिएगा, अच्छा यहीं से एक प्रश्न आपको दे देते हैं। अगर मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 3:4 और मासा है 12, तो संख्याएं हमारी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और ये मासा है हमारा, क्या है? मासा है। तो बताएं संख्याएं क्या होंगी? तो जब कभी भी आपसे संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका मासा दिया गया हो तो आप क्या करते हैं? संख्या पूछेगा तो इन्हीं मासा से अनुपात में क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुणा। तो पहली संख्या 12 3 36 हो जाएगी और दूसरी संख्या 12 6 48 हो जाएगी। इस तरह के सरल प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। चलिएगा साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5 लिखा है। एक बेलन की ऊंचाई दी गई 10 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1980 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन देखें, जैसे देखो मार्कर, ये भी एक क्या है? बेलनाकार है। बेलन का मतलब होता है इसके ऊपरी सिरे पर भी एक वृत्त है और निचले सिरे पर भी, और इसको हम रोलर कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे सड़क पर जो रोलर चलता है सड़क बराबर करने के लिए, या मैदान में जब हम पिच बराबर करते हैं
तो लेवलर लेते हैं ना, खींचते हैं रोलर से, वो भी क्या है, एक बेलनाकार होता है। अच्छा, कहीं नहीं देखे तो मम्मी का बेलन तो देखे हैं, रोटी बनाने वाला, जिससे आपको पड़ी होगी, कभी ना कभी तो पड़ी होगी। अच्छा, किसी मम्मी को नहीं, आपको नहीं पड़ी, पापा को पड़ी है, कोई बात नहीं, जिसको भी पड़ी है, पर है तो बेलन ना, वो अच्छा। चलिए, तो बेलन की आकृति ऐसी होती है वृत्ताकार, ऊपर देखिएगा ये ऐसे होगा, या आप जो टिपिल लिए रहते हैं गोलाकार लंबी वाली, वो भी एक कैसी होती है, बेलनाकार ही होती है। ठीक है, ये बेलनाकार हो गई। यहाँ से इसका बीच में केंद्र होता है, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये इसकी क्या है, हमारी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई दी गई है h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, दिया गया है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा मेरे भाई, इसकी त्रिज्या बता दो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πr/h। जानते हैं, रख दीजिएगा, रख दीजिएगा, क्योंकि कर्व में ये वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि होती है 2πr/h, और उसकी ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1980 बराबर 2, पाई का मान आप 22/7 रख लीजिएगा। आर पूछा है, त्रिज्या 10 दी गई, सॉल्व कर दीजिए। देखो, बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ अगर कटने वाला हो तो काट दीजिएगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको जरा काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, और 8 बचा, 11 8 88। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 18। तो बचा इधर कितना आपका बचा है, इधर बचा है आपका केवल और केवल 9, इधर बचा ऊपर 2r/7। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63, और 63 बराबर 2r के, तो r बराबर 63/2। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ गया, सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ गए होंगे ये प्रश्न, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके जरूर देखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, लिखा है कि 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 27.2 है। इन पूर्णांकों में से सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक का औसत कितना होगा। आ जाओ मेरे भाई, देखो आपको सिखाते हैं। आपको बताए थे कि जब कभी भी क्रमागत संख्या की बात आ जाती है तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी उनके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो जब सेम होता है तो औसत हमारा बीच वाला होता है। तो अब जैसे लिखिएगा, जैसे 1 2 और 3 है, इसका अगर क्रम से लिखा औसत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। जल्दी से आप समझिए। लेकिन अगर यही संख्या ऐसे लिखी 1 2 3 और 4 लिखिए, तो इसका औसत हमारा ना तो 3 आएगा ना तो 2 आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा। इन दोनों के क्या आएगा, बीच का आएगा। इसका औसत क्या आएगा हमारा, 2 और 3 के बीच का आएगा। और 2 और 3 के बीच का अगर औसत आएगा तो 2 और 3 को 2 से जोड़कर भाग कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा। और नहीं तो आप देखो, इसको जोड़ो, 4 3 7 और 7, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 को 4 से जब भाग करोगे तो 2.5 ही तो बनेगा मेरे भाई, बनेगा वही, यानी बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। तो चलो अब आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे विषम बार था तो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी 20, लेकिन जब सम बार होता है तो दो संख्याओं के बीच का आता है। तो जैसे इस प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का औसत 27/2 है। 27/2 का मतलब वो 13.5, और 13.5 कब आएगा, 13 और 14 के बीच में आएगा, यानी 13 और 14 के बीच का औसत आएगा। और कितनी संख्याएं कहा है, 8, क्रम से कहा तो अब लिख डालो, 14 के बाद 15 16 17। अब ये नहीं कि उधर हम 8 संख्या लिखेंगे, ध्यान देना, ये दोनों बीच की हैं, ये दोनों बीच की हैं, यानी दो संख्याएं लिख उठी। तो अब 3 इसके उधर आएंगी और 3 इसके आगे आएंगी, तो 12 11 और 10 हो गई। तो यानी ये हमारी 8 संख्याएं हो गई। और आपसे कहा कि औसत बता दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 17 हो गई और सबसे छोटी 10 हो गई। इसका भी औसत हमारा वही आएगा 27/2 या 13/13.5। कैसे, औसत पूछा है तो औसत बराबर होता है कुलपदों के बटे कुलपदों संख्या, लेकिन दो ही संख्या थी तो 17 10 27, और 27 को 2 से भाग करोगे तो 13.5 या 27/2 ही तो आएगा। तो जब डिफरेंस सेम है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का पूछेगा औसत तो वही आता है जो पहले था।
ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। 7 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि एक बच्चा साथ छोड़कर चला गया तो बचे हुए बच्चों की औसत आयु 1 वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जाने वाले बच्चे की आयु बताओ। आ जाओ मेरे भाई, इसको लगाते हैं। देखिएगा, सुनिए, 7 बच्चे थे, बेसिक से 7 बच्चे थे और सबकी औसत आयु कितनी थी, 11 वर्ष थी। तो कुल आयु का योग कर देंगे तो 11 सते 77 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 77 वर्ष हो गया। एकदम सिंपल सा सरल तरीका है, कुछ भी नहीं। अब एक बच्चा चला गया, बचे बच्चे कितने, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले जो 11 थी अब वो क्या हो गई, 12 हो गई, 1 बढ़ गई। तो अब कितना हो गया, 6 लोगों का योग, 12 छंग 72 हो गया। अब यहाँ पे 7 थे तो 77 था, 6 है 72, माइनस कर दीजिए, 5 वर्ष आ गया। तो जो बच्चा साथ छोड़कर गया है उसकी उम्र कितनी है, 5 साल है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, औसत में इस तरह का प्रश्न आपको दे कि छोड़कर गया तो औसत आयु बढ़ जाती है, छोड़कर गया तो औसत आयु घट जाती है। तो आप यही बेसिक वाला तरीका आराम से लगा लीजिएगा, आसानी से सरल तरीके से प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा और गलत भी नहीं होगा, एक्यूरेसी एकदम सही रहेगी। ठीक है साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। बार बार कहना पड़ता है कि कमेंट्स कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ये आप ही का परिवार है। आप क्या करना है, आपको छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा, आपके सामने एक पाई चार्ट का दिया गया ग्राफ का, कई दिन से कह रहे क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिएगा, प्रश्न है दिए गए निर्देश का ध्यान, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट में घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाया गया। ये सारी चीजें आपको दी गई है कि भोजन पर 25%, घर के किराए पर 18%, मनोरंजन पर 9%, बच्चों की शिक्षा और अन्य व्यय, ठीक है 23%, स्वास्थ्य एवं विविध व्यय 13%, 12% भविष्य निधि में बचत करता है। ये सब है व्यक्ति के खर्चे और बचत पूरा मिला के है। ठीक है, पाई चार्ट में देखिएगा, अगर वैल्यू परसेंटेज में दी होगी तो इसका सम कितना होगा, 100% होगा। और यहाँ से परिवार की कुल मासिक आय कितनी दी गई है, 33,650। यानी अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, प्रश्न में परसेंट में दिया गया है तो इसको जोड़िए, तुरंत 100% हो गया। और ये हमारी मासिक आय 33,650 के बराबर होगी। तो काट दीजिए, 1% बराबर 10% बराबर 3365 रुपया, 1% बराबर अगर आप निकालोगे तो 336 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। जब हम 1% की वैल्यू निकाल लिए तो अब हमसे चाहे जितने परसेंट की वैल्यू पूछेगा हम गुणा करते हुए चले जाएंगे, निकाल लेंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न कहा है कि घर का प्रतिमाह किराया कितना है, तो घर का किराया कितना परसेंट है, 18%। 1% की वैल्यू हमने निकाल ली, इसीलिए हम पहले ही निकाल ली 1% की वैल्यू, आपको बता दिए 1% की वैल्यू निकाल लिया। कितने के कहा है, 18% की वैल्यू कहा है। तो 18 से इसी में क्या कर दीजिएगा, आप गुणा कर दीजिए। अब 18 से जब आप मेरे भाई गुणा करोगे तो 18 पंचे 90 के शून्य हासिल 9, 18 छक्का 108, 108 में 9 जोड़ो तो 117 हो गया। ठीक है, 117। अब दशमलव लगा देगा जरा, अब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी के इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। और केवल एक ऑप्शन में इकाई अंक 7 दिख रहा है, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये 0 हट जाएगा। अब आ गया हमारा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा, सी ऑप्शन। यहीं से केवल एक अंक, इकाई का अंक आ गया, इसी से हमने पढ़ लिया। तो 6,057 रुपये आ जाएगा। नहीं तो आप गुणा करना चाहो तो आगे भी गुणा कर लीजिएगा। तो जब इसका गुणा किया तो कितना आया, 6,057 रुपये। तो घर पर कितना का खर्चा हो रहा है, 6,057 रुपये का किराया दिया जा रहा है। कितने का किराया दिया जा रहा है, 6,057 रुपये का। चलिएगा, इससे संबंधित दूसरे प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न है, तीनों को करवाते हैं आपको। चलिएगा साथी, इसका दूसरा प्रश्न लिखा है, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। अब देखो, आपको पहले ही बताए थे कि जब हमें 1% की वैल्यू पता हो, यहाँ से 100% की वैल्यू दी गई थी, 100% बराबर 33,650 के, तो 1% की वैल्यू हमने निकाल लिया था। इसको आप पकड़ के चलना 1% वाली बस,
कितना निकाला था, 336 रुपया 50 पैसे निकाला था। अब भविष्य निधि में बचत कितने परसेंट है, 12%। यानी इसमें आप 12 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 12 से इधर भी गुणा, इधर भी गुणा, तो 12 से गुणा कर दिया तो 12 से आप गुणा करो, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 छंग 72, 72 6 78 के 8 हासिल 7, 12 3 36 7 43 हासिल 4, 12 3 36 4 40, एक अंक पे दशमलव लगा दो, कितना आ गया, 4038 रुपये आ गया भविष्य निधि में। और ये भविष्य निधि प्रति मासिक था, ये क्या दिया गया था, मासिक। तो अगर एक महीने में हम 4038 रुपये बचा रहे हैं तो साल भर का पूछा। देखो यहाँ प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में क्या है, वार्षिक बचत, ना कि मासिक, क्योंकि और ये जो भी चीज दिया गया था मासिक आय दी गई थी। तो एक महीने में अगर हम 4038 रुपये बचा रहे हैं तो वार्षिक, एक साल में 12 महीने होता तो फिर 12 से इसमें और क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा कर देंगे तो 12 8 96 के 6 हासिल 9। अब छोड़ो, ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन में 6 मिल गया, यानी ये दोनों तो नहीं होने वाले, दो ऑप्शन हमारे कट गए। फिर थोड़ा आगे गुणा कर लेते हैं, 12 3 36 और 36 में 9 जोड़ा तो 45, 45 के 5 हासिल 4, यानी दो ऑप्शन में मिल गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। चलो और एक थोड़ा कर लेते हैं, 12 शून्य शून्य और शून्य में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया, 456। अब किस ऑप्शन में 456, यही में ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे गुणा करोगे तो 12 चौके 48, यानी साल भर का कितना आ गया, 48,456 रुपये वार्षिक बचत आ गई, उसकी भविष्य निधि में बचत। समझ गए। इसका अगला तीसरा प्रश्न चलिए लिखते हैं। तीसरा प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न लिखा है आपका, देखो, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया जाना है। देखिएगा, अब ये कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, आपको इसमें समझना है। देखो, आपकी पता है कि 1% की वैल्यू कितना है, 336.5 रुपये है। कितना है, 336.5 रुपये है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे मेरे भाई, इस 1% की वैल्यू पता है, और प्रश्न में कहा भोजन और मनोरंजन पर मिलाकर, तो भोजन पर 25% और मनोरंजन पर 9%, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 34%। तो 34% फूड प्लस इंटरटेनमेंट, फूड प्लस इंटरटेनमेंट पर 25 प्लस 9 बराबर 34% खर्चा किया है। तो 34% की वैल्यू पूछा, 336.5 का 34 से आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब आप गुणा कर लो भैया 36 34 का, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है गुणा, तो आप ऐसे लिख लेना भैया, 336.5 बटे 34 कर लेना, तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 11,441 आ जाएगा, 11,441 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा, इससे संबंधित आपका ग्राफ से लास्ट प्रश्न है, लिखा है प्रश्न नंबर 11 है, बच्चों की शिक्षा पर व्यय स्वास्थ्य एवं विविध पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। आ जाओ, देखो, बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं, 23। कितना व्यय कर रहे हैं शिक्षा पर, 23 व्यय कर रहे हैं, 23%। और स्वास्थ्य और विविध पर कितना खर्चा कर रहे हैं, 13%, 13% कर रहे हैं। तो शिक्षा पर ज़्यादा व्यय है कि नहीं, कितना ज़्यादा व्यय है, 10 ज़्यादा व्यय है। किसकी तुलना में पूछा है, स्वास्थ्य एवं विविध खर्चा। तो नीचे किससे कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो नीचे क्या आएगा हमारा, 13% आएगा। तो 10 ज़्यादा है 13 की तुलना में, इंटू 100% से गुणा करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए। तो अब ये कटेगा नहीं, और ऑप्शन भी इसी तरह से है। तो 10 का 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1000/13% ज़्यादा है। 1000/13% क्या है, ज़्यादा है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे पाई चार्ट के प्रश्न। ठीक है, जहाँ पे भी जिसको भी दिक्कत होगी फिर से देख लीजिएगा। पाई चार्ट में वैल्यू दो ही चीज़ में दी गई, या तो डिग्री में या तो परसेंटेज में। परसेंटेज में दिया है तो 100%, और डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक चीज़ नोट करके देख लीजिएगा, 100% बराबर होगा डिग्री में 360 के 60 डिग्री, और काटोगे तो 1% बराबर डिग्री में किसी की वैल्यू पूछेगा तो 3.6 होगा। इसको ध्यान रखना, पाई चार्ट के लिए काम देगा। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है,
चलिए लिखा है अगला प्रश्न, एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि 4800 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि यानी परिपक्वता पर हो जाती है, तो ये मिश्रधन दिया गया मेरे भाई। मिश्रधन कितना बन जाता है? 4800 रुपये। कुछ राशि जमा की गई है, किस दर से? 10% की दर से। किस दर से? 10% की दर से जमा की गई है। चलिए आ जाइए इस प्रश्न को लगाते हैं। कैसे लगाओगे? देखो सुनो, आपको बताए थे कि जब दर पता हो, समय पता हो, तो हम पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज SI बराबर R इंटू टी परसेंटेज से निकालेंगे तो 10 गुणे 2 बराबर 20%, यानी 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 20%। और जब साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है, और मिश्रधन वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 प्लस 20 बराबर 120%, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 4800 के। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि ये मिश्रधन दिया गया है, और मिश्रधन बराबर होता है हमारा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या कोई भी ब्याज हो, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और मूलधन की वैल्यू अगर पूछी जाती है परसेंटेज में तो 100% होता है। तो 120% बराबर 4800 के, काट दो जरा, 0 0 कटा 12 चौके 48, 40 आ गया। 1% बराबर 40 रुपया। तो मूलधन पूछा था, निवेश की गई राशि, जो निवेश करते हैं वो हमारा मूल होता है। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दिया है तो 4000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आ जाइए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आपके सामने लिखा है, बहुत सरल सा प्रश्न है। कितने लोग का आंसर 1 आ गया? कितने लोग का आंसर 1 आ गया? जिसका भी आंसर 1 आया है उसका बिल्कुल गलत है, उसका प्रश्न 1 गलत है। आ जाओ, कितना है? 1/256 या 1/64 या 4 या 1 या इनमें से कुछ भी नहीं आया। कितने लोग का? आ जाओ, देखो सुनो, करना क्या है मेरे भाई, इसमें भाग वाले, आप सरलीकरण पढ़े हो, जब कभी भी भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब होता है तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं, और भाग में हमेशा पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू किए 4 एकम 4, फिर 1 से 4 में 4, फिर 4 एकम 4, फिर 1 4, फिर 4 एकम 4, उत्तर ला दिए होंगे 1। सही हो गया, लेकिन यहाँ से गलत है। सुनो, इस प्रश्न, इसमें 4 से भाग करना है, इसको जैसा वैसे रहने दीजिए, और हम आपको एक सरल सा तरीका बता देते हैं। भाग का उल्टा होता है क्या? गुणा। भाग का विपरीत क्या होता है? गुणा। तो जब जितने भी भाग के चिन्ह हैं सभी जगह आप गुणे का चिन्ह लगा देना, और भाग के बाद वाली जो संख्या लिखी उसको भी पलट देना। जैसे ये 4 है तो ये 1/4 लिख देना, फिर यहाँ पे इस भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह, इसको भी आप लिख दोगे 1/4। ये वाले भाग के स्थान पे 1/4, ये वाले भाग के स्थान पे 1/4 गुणा कर लिख के, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। आगे भैया देखो, पहला वाला जैसे था वैसे लिखा, बाकी सभी भाग को उल्टा कर दिया, गुणा में बदल दिया, तो सभी संख्याओं को भी क्या कर दिया? पलट दिया, और इनके सबके बटे 1 था तो 1/4 बना दिया। अब ये 4 से 4 हमारा क्या हो गया? कट गया। अब इनका आप गुणा कर लो, ऊपर 1 1 कम 1 1 कम 1, और 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 256। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का सही आया था? इस प्रश्न का जरूर कमेंट दीजिएगा, कितने लोगों का 1/256 आया था। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो साथियों, आपके सामने 2 प्रश्न 14 और 15, और यही तक आज की क्लास होगी। 15 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लगभग आपका हर सेट में 15 क्वेश्चन करवाएं, तो आज 6वां सेट है, 15 छक्का 90 क्वेश्चन, और इस चाहिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। अब आ जाओ, इस प्रश्न का जवाब चाहिए सबसे, कितने लोगों का सही आता है? कितने लोग नहीं याद करते हैं फार्मूला? देख लो, फार्मूले से भी प्रश्न पूछ लेता है। याद ही नहीं करेंगे, विकर्णों की संख्या निकालना, अब दिमाग लगाओ, पक्का पक्का गलत करोगे। चलो, विकर्णों की संख्या निकालना होता है तो हम लिखते हैं n(n-3/2) से। ईमानदारी से कितने लोगों का सही आया था? नहीं आया था ना, याद नहीं किए हो। और आपको यहाँ से अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण का योग, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपसे पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखना, फार्मूले भी कुछ याद कर लीजिएगा। 2D 3D में इधर का क्षेत्र मिति से फार्मूले पर ही पूछेगा। फार्मूला याद रहेगा तो आप प्रश्न कर जाओगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर,
और आज का लास्ट क्लास। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा हमेशा। तो देखो इसको आप मानो, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। तो अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख दिए मेरे भाई, क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो यहाँ पे रखोगे 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 में से 1 गए तो 0 आ गया, यानी 0 तो ऑप्शन में है नहीं, और 0 आ गए तो विभाजित तो होगा नहीं, पूरा पूरा कट जाए, खत्म। अब n की वैल्यू आप 2 रखो, 0 क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि प्राकृतिक का पूर्ण संख्या नहीं का, अब 2 रखेंगे। जब हमने पुनः 2 रखा n के स्थान पे, 2 का क्यूब किया माइनस 2 किया, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 8 में से 2 घटा दो कितना आ गया, 6 आ गया। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जब ये n क्यूब माइनस n होगा तो हमेशा किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, जरा एक और रख के चेक कर लेते हैं। n बराबर 3 भी रख लो, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना आ गया, 24 आ गया। अरे ये 24 6 का मल्टीपल है कि नहीं है भैया, जरा ये बताओ 6 का मल्टीपल है कि नहीं। तो जब कभी भी आप n एक प्राकृतिक संख्या रहे और पूछे n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो 6 से विभाज्य होगा। तो साथियों ये थी आज की आपकी प्यारी सी क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।